दोस्तों, जब से कोरोना का कोहराम मचा है तब से बहुत से ऐसे शब्द हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं जिनको बस हम सुन रहे हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, पैथोजन, टी सेल्स, इम्यून सेल्स, स्पाइक प्रोटीन, पता नहीं क्या क्या, जिनका वास्ता पहली बार पड़ता दिख रहा है। हालांकि दोस्तों, कोरोना वायरस नया है, लेकिन हमारे शरीर की इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने वाली प्लानिंग और तकनीक इतनी शानदार है कि आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तमाम तरह के वायरस और बैक्टीरिया से बड़े रहस्य और रोमांच वाली जंग लड़ता है हमारा इम्यून सिस्टम। लिहाजा दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको वो जानकारी देने वाले हैं जो आपको बताएगी कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी का पूरा सेटअप बड़ा दिलचस्प है। शरीर तो एक है, लेकिन अंदर मौजूद है एक पूरी की पूरी सेना जो बाहर से आए वायरस और बैक्टीरिया को हराने के लिए युद्ध छेड़ देती है। आपको इस महायुद्ध का प्रोसेस बताने वाले, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशंस आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि इस तरह की जानकारी आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और हानिकारक माइक्रोब्स के बीच के महायुद्ध के बारे में कि ये कैसे होता है। किस तरह की होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता? इम्यूनिटी यानी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता आमतौर पर दो तरह की होती है। पहली इनेट और दूसरी एडॉप्टिव। इनेट इम्यूनिटी किसी वायरस के अटैक के कुछ ही घंटों में ही रिएक्ट करती है। ये एक तरह के बैरियर का काम करती है जो किसी भी पैथोजन को हमारे शरीर में फैलने से रोकती है। पैथोजन यानी कि वायरस, बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रोब्स जो शरीर पर अटैक करते हैं। दूसरी इम्यूनिटी यानी कि अडैप्टिव इम्यूनिटी पैथोजन के एक्सपोजर से ही एक्टिव होती है, लिहाजा इससे क्योर होने में वक्त लगता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में जो तुरंत एक्टिव होती है। जब पैथोजन अटैक करते हैं तो इस इम्यूनिटी में 3 तरह के बैरियर्स काम करते हैं। बैरियर नंबर 1, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर यानी कि हमारे शरीर के वो अंग जो किसी पैथोजन के अटैक से हमें बचाने का काम करते हैं। इनमें हमारी त्वचा, पलकों के बाल, शरीर पर उगे बाल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नेजोफेरेंस और सीलिया शामिल हैं। बैरियर नंबर 2, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म यानी बचाव का तरीका। सिक्रेशंस, म्यूकस, बाइल, गैस्ट्रिक एसिड, सलाइवा, टीयर्स, स्वेट जैसी चीजों को रिलीज करके इनेट इम्यूनिटी हमारे शरीर की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाती है। बैरियर नंबर 3, इम्यून रिस्पॉन्स। जब पैथोजन अटैक करते हैं तो ये इम्यूनिटी 2 तरह का रिस्पॉन्स देती है। एक है जनरल इम्यून रिस्पॉन्स या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जो हमारे शरीर में मौजूद तमाम इम्यून सेल्स को उनको उस एरिया में लेकर आता है जहां वायरस या बैक्टीरिया एक्टिव होता है। वही दूसरा रिस्पॉन्स होता है कॉम्प्लीमेंट रिस्पॉन्स, जिसमें पैथोजन को मारने के लिए मार्क कर दिया जाता है। इसके लिए पैथोजन की सेल मेम्ब्रेन के अंदर छिद्र कर दिए जाते हैं ताकि पैथोजन मर जाए। कैसे काम करती हैं इनेट इम्यूनिटी कोशिकाएं? इनेट इम्यूनिटी में कई तरह की कोशिकाएं होती हैं। किसी भी पैथोजन को मारने में इनकी अहम भूमिका होती है और ये सभी अलग अलग तरीके से लेकिन एक साथ मिलकर काम करती हैं। इनमें मैक्रोफेजेस यानी कि मोनोसाइट्स, मास्ट सेल, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स शामिल होती हैं, जिसमें युद्ध के मैदान की तरह कोई सेनापति की तरह तो कोई सैनिक की तरह मुस्तैद रहती है। लिहाजा आपको इनके कामों के बारे में बताते हैं। मोनोसाइट्स, ये कोशिकाएं सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती हैं और हमारे पूरे शरीर में लगातार पेट्रोलिंग करती रहती हैं। इनका काम होता है कि अगर शरीर में कहीं कोई पैथोजन मिले तो उसे खाकर खत्म कर दें। पैथोजन को मारते वक्त ये साइटोकाइन्स केमिकल रिलीज करती हैं ताकि दूसरी कोशिकाओं को वायरस के बारे में अलर्ट कर सकें। मास्ट सेल, हमारे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ाने का काम करती हैं मास्ट सेल्स, ताकि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली सेल्स जल्द से जल्द और अधिक से अधिक मात्रा में उस जगह आ सकें जहां पैथोजन है। न्यूट्रोफिल्स, शरीर में जिस जगह पर भी पैथोजन होता है उस जगह सबसे पहले पहुंचने वाले सेल्स में ज्यादातर न्यूट्रोफिल्स होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में हर दिन 10,000 करोड़ न्यूट्रोफिल्स बनते हैं। ये भी पैथोजन को खाकर खत्म करने का काम करते हैं। स्नोफिल्स, ये हमारे शरीर पर हमला करने वाले बड़े पैरासाइट्स को टारगेट करते हैं, जैसे पेट में होने वाले कीड़े। बेसोफिल्स,
ये भी बड़े पैरासाइट्स को मारने का काम करते हैं। साथ ही हिस्टामिन्स केमिकल रिलीज करते हैं ताकि अधिक से अधिक इम्यून सेल्स को बुलाया जा सके। नेचुरल किलर सेल्स, ये नेचुरल किलर सेल्स इन्फेक्टेड हो चुके सेल्स को खत्म करने का काम करते हैं ताकि अन्य सेल्स में इन्फेक्शन ना फैले। डेंड्राइटिक सेल, ये सेल इनेट और अडैप्टिव इम्यूनिटी के बीच ब्रिज और मैसेंजर की तरह काम करते हैं। ये पैथोजन को पहचानने में इम्यून सेल्स की मदद करते हैं। कैसे काम करती है अडैप्टिव इम्यूनिटी? चलिए अब आपको बताते हैं दूसरी तरह की इम्यूनिटी यानी कि अडैप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। तो अडैप्टिव इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं क्योंकि ये हासिल की जाती है। जब किसी को पहली बार कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे क्योर होने में वक्त लगता है, लेकिन जब दूसरी बार वही इन्फेक्शन होता है तो क्योर होने में कम समय लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उस वायरस को पहचान जाती है और एंटीबॉडीज तुरंत बनने लगती हैं और उस वायरस को मार देती हैं। हालांकि इस इम्यूनिटी में दिक्कत बस इस बात की है कि इसको इन्फेक्शन से जूझने में काफी वक्त लगता है क्योंकि अडैप्टिव इम्यूनिटी पैथोजन के एक्सपोजर से ही एक्टिवेट होती है, जबकि इनेट इम्यूनिटी बहुत सामान्य है और हमेशा एक्टिव ही रहती है। कैसे काम करती हैं अडैप्टिव इम्यूनिटी कोशिकाएं? अडैप्टिव इम्यूनिटी के लिए दो तरह के सेल्स मुख्य रूप से काम करती हैं। इनमें बी सेल्स और टी सेल्स शामिल हैं। ये दोनों ही सेल्स स्टेम सेल्स द्वारा बनाई जाती हैं। स्टेम सेल्स हमारे बोन मैरो में होती हैं। बोन मैरो हमारी जो हड्डियां हैं उनका पार्ट होता है। कैसे काम करती हैं बी सेल्स? बी सेल्स के ऊपर मिनरल्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं जो पैथोजन को पहचानने का काम करते हैं। साथ ही बी सेल्स के ऊपर कुछ एंटीबॉडीज भी होती हैं जो पैथोजन की ऊपरी सतह पर मौजूद प्रोटीन के साथ चिपककर उस पैथोजन को पहचानने का काम करती हैं। जैसे ही एंटीबॉडी पैथोजन को पहचान लेती है, वैसे ही बी सेल्स डिवाइड होकर मेमोरी बी सेल या प्लाज्मा सेल्स का निर्माण करता है। ये मेमोरी बी सेल से जब पैथोजन भविष्य में कभी अटैक करता है तो उसे पहचानने का काम करते हैं। साथ ही प्लाज्मा सेल्स फ्री एंटीबॉडीज बनाने लगती हैं जो ब्लड के साथ पूरी शरीर में सर्कुलेट होने लगती हैं ताकि अगर वायरस शरीर के किसी और हिस्से में भी हो तो उसे पहचान कर मारा जा सके। वायरस तक कैसे पहुंचते हैं इम्यून सेल्स? बी सेल्स जब टूटकर मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा सेल्स बनाती है तो इन दोनों के साथ ही साइटोकाइन्स बनाने का काम भी करती है। साइटोकाइन्स एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी सेल्स को अलर्ट और एक्टिवेट करने का काम करते हैं। साथ ही हमारे शरीर के जिस हिस्से में वायरस या बैक्टीरिया मौजूद होता है वहां इम्यून सेल्स को बुलाने का काम भी करते हैं ताकि उसे मारा जा सके। कैसे काम करती हैं टी सेल्स? टी सेल्स मुख्य रूप से तीन तरह की होती हैं। इनमें से हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, बी सेल्स और दूसरे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। वहीं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पैथोजन को हटाने में मदद करते हैं। मतलब हमारे शरीर की जो भी कोशिका वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है उसे खत्म कर देते हैं ताकि दूसरी सेल्स को बचाया जा सके। वहीं रेगुलेटरी टी सेल्स हमारे शरीर की कोशिकाओं और पैथोजन के बीच फर्क को पहचानने का काम करती हैं ताकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से बचा जा सके। मतलब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने ही शरीर की कोशिकाओं को मारने का काम ना करने लग जाए। वैसे हमारे शरीर में एक और खास मैकेनिज्म होता है, वो ये कि जब जब किसी कोशिका में इन्फेक्शन लग जाता है तो वो दूसरी कोशिकाओं को बचाने के लिए कीमोकाइन्स रिलीज करती हैं ताकि दूसरी कोशिकाओं को पता चल सके कि पैथोजन ने अटैक किया है। कोरोना वायरस कैसे बोलता है हमला? दोस्तों, आपने जान लिया कि हमारे शरीर पर चाहे वायरस हो या बैक्टीरिया, जब भी अटैक करता है तो उससे बचाव के लिए पूरी फौज तैनात हो जाती है। वैसे दोस्तों, इस वक्त कोरोना वायरस हमला कर रहा है तो ये जानना जरूरी है कि इस अदृश्य दानव से हमारा शरीर कैसे मुकाबला करता है, कितने वक्त में क्या कुछ करता है। तो दोस्तों, अब तक हुई वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस सांस के जरिए शरीर के भीतर जाता है। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति ने नजदीक में छींका या खांसा तो वहाँ स्वस्थ लोगों में भी सांस के जरिए ये वायरस भीतर चला जाता है। कोरोना वायरस की मौजूदगी वाली चीजों, सतहों को छूने से भी ये वायरस आपको चपेट में ले सकता है। यानी अगर किसी दूषित सतह को हाथ से छूते हैं और बाद में उसी हाथ से अपने चेहरे को स्पर्श करते हैं तो भी ये वायरस चपेट में ले लेता है। कोरोना वायरस का पहला टारगेट गले की कोशिकाएं और फेफड़े होती हैं।
इन्फेक्शन के बाद ये हिस्से कोरोना वायरस की फैक्ट्री में बदल जाते हैं। इन संक्रमित कोशिकाओं से और ज्यादा वायरस पैदा होते हैं, जो आपके शरीर की और ज्यादा कोशिकाओं को संक्रमित करने लगते हैं। ये इंक्यूबेशन पीरियड की शुरुआत है, जिस दौरान मरीज को पता भी नहीं चलता कि वो बीमार पड़ चुका है। कुछ लोगों में तो कभी भी इसके लक्षण नहीं दिखते और ऐसे लोगों को असिम्प्टोमेटिक कैरियर कहा जाता है। अलग अलग लोगों में इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है और इसका औसत 5 दिनों का होता है। शरीर के अंदर जाने के बाद क्या होता है? कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले 80% मरीजों में ये बीमारी बुखार और खांसी के रूप में हल्की संक्रमण के तौर पर दिखती है। इसके अलावा साथ में अन्य लक्षण जैसे शरीर में दर्द, गले में खराश और सिर दर्द जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं और नहीं भी। बुखार और बीमार होने का एहसास दरअसल तब होता है जब आपके शरीर का एडेप्टिव इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक तंत्र किसी वायरस से लड़ता है। वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारा शरीर साइटोकाइन्स रिलीज करता है। कोरोना संक्रमण की वजह से शुरुआत में जो खांसी होती है वो सूखी होती है। इसकी वजह ये है कि संक्रमित कोशिकाएं गले में जलन, चुभन या असहजता पैदा करती हैं। कुछ लोगों में सूखी खांसी कुछ दिनों में ऐसी हो जाती है कि उसके साथ बलगम भी आने लगता है। ये सामान्य बलगम नहीं होता, बल्कि इसमें वायरस की वजह से मारी गई कोशिकाएं होती हैं। ये चरण आमतौर पर 1 हफ्ते का होता है और इस दौरान वायरस को कुछ बुनियादी सावधानियों से भी हराया जा सकता है। इस स्टेज में अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती, बस आराम करने, बड़ी मात्रा में तरल पदार्थों को लेने और कुछ दवा लेने से ठीक हो जाते हैं। इस दौरान हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम संक्रमण से लड़ता है और अगर उस दौरान ये सामान्य सी बुनियादी सावधानियां बरती गईं, तो इम्यून सिस्टम वायरस को हरा देता है। क्यों बन जाता है खतरे की घंटी? अगर बीमारी गंभीर हो गई तो ये फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचा देती है। दरअसल वायरस के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम पूरी ताकत झोंक देता है। इसके बाद भी अगर वायरस का पलड़ा भारी पड़ता है तो शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है, यानी तेज बुखार के लक्षण दिखने लगते हैं। अगर फेफड़े में जलन हुई तो ये निमोनिया का रूप ले लेता है। ऐसी स्थिति में फेफड़े के एयर सॉक्स यानी कि हवा की थैलियों में पानी भरना शुरू हो जाता है और इस वजह से मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ज्यादा तकलीफ बढ़ने पर मरीज को सांस लेने में मदद के लिए वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत पड़ती है। कोरोना वायरस के करीब 14% मामले इस चरण में पहुंचते दिख रहे हैं और 6% मामले बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच जाते हैं। इस स्टेज में शरीर का इम्यून सिस्टम बेकाबू हो जाता है और ये वायरस के बजाय शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच जाता है और अंगों के फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। इस स्टेज में मरीज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से पीड़ित होता है और तब फेफड़ों में जलन बहुत ज्यादा होती है और इस वजह से शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में आखिरी प्रयास के तौर पर कृत्रिम फेफड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उस वक्त तक शरीर के अंग इतने क्षतिग्रस्त हो चुके होते हैं कि वे शरीर को जिंदा रखने में असमर्थ होते हैं।